हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें आर्थिकी प्रदेश का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आपने उसको नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, ये सेकंड वीडियो रहेगा। घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन आती है, उसी का ये सार जो है पढ़ाया जा रहा है। इसको नोट डाउन करके बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। अगर कोई काम कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा करके इसको सुनते रहिए। आपके दिमाग में जो है ये बहुत अच्छे से जा करके याद हो जाएगा। देखिए, ये जितना भी करंट अफेयर्स है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि अगर आप स्टार्टिंग से भी कोई एग्ज़ाम जैसे इसमें लगा हुआ है, जो है पुलिस का है, एसआई का है या एसएससी का है, आप दे रहे हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं हायर लेवल तक ले, पीसीएस आईएएस तक अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें केवल क्वेश्चन आपको नहीं बना करके दिया गया कि क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 1। अगर जितने भी डिटेल बताए जा रहे हैं, जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, अगर उसका क्वेश्चन बना लिए जाए, एक वीडियो का केवल क्वेश्चन बना लिए जाएगा, तो कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये आपको जो है बहुत अच्छा ग्रेवी दे दिया जा रहा है। अब उस ग्रेवी से आप जो भी बनाना चाहते हैं वो आप बना लीजिए। जैसे ढाबे का दुकान आप जब गए होंगे तो आप मांगते हैं कि मटर पनीर की सब्ज़ी दे दीजिए, मुझे आलू मटर की सब्ज़ी दे दीजिए, राजमा की सब्ज़ी दे दीजिए, या छोले की सब्ज़ी दे दीजिए। कोई भी आप सब्ज़ी मांगते हो 10 मिनट में कैसे तैयार हो जाता है? वो ऑलरेडी पहले से ही जो है एक ग्रेवी बना करके रखे रहते हैं, और उसी में वो डाल करके फ्राई करके आपको दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये आपको एक समरी दे दिया जा रहा है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका महत्व तब आपको समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम दे करके निकलेंगे, फिर आपको लगेगा हाँ, वो जो फैक्ट सर के द्वारा दिया गया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। बाकी जितने लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे होंगे या बार बार एग्ज़ाम देते होंगे, अगर वो पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो इम्पॉर्टेंट समझ रहे होंगे इस फैक्ट का। या फिर जो मेंस देने वाले होंगे वो इसकी इम्पॉर्टेंट को समझ रहे होंगे कि ऐसे में कैसे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में जो 4 पेपर होते हैं, जीएस के या यूपी के जो 2 पेपर होते हैं, पीसीएस मेंस में कैसे उसका यूज किया जाता है, इसको देखिए और बार बार देख करके इसको रिवाइज करते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख के मैच करते रहिए। हम इसमें जो है सारे क्वेश्चन बताते रहते हैं, कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कब पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें जो है इसका पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है इस वीडियो का फर्स्ट न्यूज था। वैश्विक बाल गरीबी रिपोर्ट, ये आई थी वैश्विक बाल गरीबी रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, पीसीएस में खास करके। अब तो सारे एग्जाम में जो है उसी तरह के करंट अफेयर्स आने लगे हैं, उसमें कोई अब जो है डिफरेंस नहीं लगेगा कि कौन लोअर में आ रहा है, कौन पीसीएस में आ रहा है, कौन बैंक में आ रहा है, या कौन एसएससी में आ रहा है, या यूपी ट्रिपल एससी में। कहीं भी जो है सारी उसी तरह से पूछा जा रहा है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। यहाँ बताया यह गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो है क्षेत्र है जहाँ पे बाल गरीबी दर है, यानी कि सर्वाधिक बाल गरीबी दर कहाँ पे है? ये उप सहारा अफ्रीका जो पार्ट है, वहाँ पे 52.2% के लगभग जो है बाल गरीबी दर है। सबसे ज़्यादा यहीं पे बच्चे जो है गरीब हैं। भारत की स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। 2014 में 25.2% था बाल गरीबी दर। 2024 में कम होकर के जो है 5.2% पे आ गया। उसके बाद 2024 का रिपोर्ट है 5.2, और 2022 में जो है लगभग 8.4% के आसपास था। अब सर्वाधिक बाल गरीबी दर को कम किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, सर्वाधिक बाल गरीबी दर को कम किसने की? इंडोनेशिया जो कंट्री है उसने इसको सबसे ज़्यादा कम किया है। 2015 में 26% था, और 2024 में ये 7% पे आ गया, यानी 73% जो है गिरावट इसमें देखी गई है इस कंट्री में बाल गरीबी दर में। भारत भी बहुत अच्छा इस पे इनिशिएट कर रहा है, धीरे धीरे करके ये भी जो 2028-30 तक अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ था नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासकर जो मेंस लिख रहे होंगे उनके लिए। भूटान, श्रीलंका, भारतीय रुपए में ऋण देने की अनुमति जो है मिल गई है।
भारतीय अधिकृत डीलर बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को ये जो है अनुमति मिल गई है। उद्देश्य क्या है इसका? सीमा पार व्यापार को सरल बनाना और दक्षिण एशिया में भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये देखिए, भारत ने बहुत अच्छा इनिशिएट चालू किया, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, या ये जो हमारी कंट्री की नज़दीकी जो है कंट्री है, मतलब पड़ोसी कंट्री है, उनके साथ जो है भारतीय रुपए में जो है ऋण देना चालू हो गया है, व्यापार करना चालू हो गया है। ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। एक ही देश पे निर्भर रह जाना जो है अच्छी बात नहीं है। जैसे अभी हाल ही में जो है 25% टैरिफ लगा दिया, टोटल 50% हो गया अमेरिका के द्वारा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब भारत भी जो है बहुत अच्छे इनिशिएट कर रहा है, जैसे ईयू के जो अपने वहाँ के चेयरमैन थे, वो भी जो है जल्दी 26 तारीख को जो है, जो यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसके मुख्य अतिथि बनाए गए थे। अब उनसे के साथ जो है एग्रीमेंट हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी, जो है एक नया नया हम लोगों को मार्केट मिल रहा है, जिससे भारत का ग्रोथ जो है और तेज़ी से हो जाएगा। तो पड़ोसियों को ध्यान रखना जो है ये भारत की बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही जो है पड़ोसियों का ध्यान भारत रखता रहता है। पड़ोसियों को समझ में नहीं आता है भारत की जो है पॉलिसी। उद्देश्य हम लोग देख चुके हैं, अब इसमें देखते हैं। यह पहल भारत के क्षेत्रीय, आर्थिक और वित्तीय सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये आपका कंप्लीट हो गया। कौन कौन से देश हैं ये पूछेगा एग्जाम में? नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इसी में आपका जो है एक म्यांमार दे देगा, बस आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बांग्लादेश दे देगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसको देख करके नोट कर लीजिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। ये देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। अब इसको जारी कौन किया है, ये क्वेश्चन एक बन जाता है। फोर्ब्स द्वारा, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका है ये, वहाँ का अमेरिका का, उसके द्वारा जो है हर साल ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड में भी जारी किया जाता है, इसके भी भारत की ये जारी किया है। तो शीर्ष 5 अमीर व्यक्ति जो है भारत में कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे मुकेश अंबानी है, और सेकंड नंबर पे गौतम अडानी, थर्ड पे सावित्री जिंदल, फोर्थ पे सुनील मित्तल, और फाइव पे शिव नाडार। ये है, इनकी संपत्ति देख लीजिए, 105 बिलियन यूएस डॉलर है इनका, मुकेश अंबानी जी का। ये वर्ल्ड में भी जो है जब रिपोर्ट आता है टॉप 10 के अंदर ही रहते हैं, कभी कभी जो 11वें नंबर भी पहुंच जाते हैं। तो भारत में इनका जो है फर्स्ट स्थान है। गौतम अडानी जो है 92 मिलियन यूएसडी डॉलर, सावित्री जिंदल का 40.2, और सुनील मित्तल का 34.2, और शिव नाडर का 33.2 है। अब ये न्यूज है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऊपर हम लोग देखे थे बाल गरीबी दर, यहाँ देखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ओवरऑल की बात कर रहा है। जारीकर्ता कौन था, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस 2024 में, मिलान करने के लिए आया था, मुझे जहाँ तक याद है। ये 4 जो है दे दिए थे, उसमें पूछ रहा था बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है किसके किसके द्वारा जारी किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और चारों को संयुक्त करके ABCD ऐसे करके दिया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। और कौन है? ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, OFI, इसको शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? OFI। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है बहुआयामी गरीबी कितना है, ये देख लीजिए, 1.148 बिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीबी में आते हैं। मापक इसका क्या है, ये तीनों भी पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी का जो है मापक क्या है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों जो है किसी भी जो है नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो वहाँ का जो है हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन का स्तर अच्छा होना चाहिए, और लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्थिति देख लेते हैं बहुआयामी गरीबी में। यानी 2005-06 में जो है 645.9 मिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीबी में थे। फिर 15-16 में कम हुआ 371.9, और 19-21 में 231.83 मिलियन लोग हैं, और 2023 में ये थोड़ा से बढ़ के, ये संभावित की बात कर रहा है, 235.74 लोग हो जाएंगे।
ये देखिए, इस पे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी अच्छी जो है इनिशिएट लिए हुए हैं। जैसे अपने यहाँ जो है गरीबी को दूर करने के लिए गल्ला जो है वितरण किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाज वितरित किया जाता है। लगभग 82.5 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार इतने लोगों को जो है दिया जाता है। शिक्षा फ्री में दी जाती है, जो प्राथमिक विद्यालय उसमें देखिए एजुकेशन फ्री में दी जाती है। हेल्थ फैसिलिटी जो है भारत की पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी है हेल्थ फैसिलिटी। यहाँ बहुत से जो है हेल्थ की व्यवस्था की जाती है। तो ये तीनों को लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो भारत का देखा जाए तो बहुत ही कम हो गया। यहाँ देखिए 645 था, यहाँ 235 हो गया। लगभग 400 मिलियन जो है जनसंख्या को कम किया। कब से? 2005 से 2023, मान के चलिए 20 साल की में जो है एवरेज 20 साल में ये कम किया। धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा भारत का जो है वर्ल्ड में। सर्वाधिक गरीबी वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं, ये देख लिया जाए। तो भारत जो है अभी 235.74, ये 2023 के अनुसार इतने लोग हैं। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान है। इसमें जो है फर्स्ट पे भारत, सेकंड पे पाकिस्तान और थर्ड पे इथियोपिया, नाइजीरिया फोर्थ पे और फिफ्थ पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसमें आप ध्यान देंगे, पांचों का मैं जो है मैप में आपको बता दें। भारत आपको जाने, पाकिस्तान है, इथियोपिया जो है ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके पूर्वी भाग को कहा जाता है। इथियोपिया वहीं पे जो है सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, ये कंट्री वहीं पे है, जो ऐसे सूंड की तरह निकला हुआ। जब आप मैप देखेंगे जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो ऐसे इस साइड में जो है पूरब साइड में जो कंट्रियां हैं सब ये 4-5 वहीं पे हैं। नाइजीरिया फिर फोर्थ नंबर पे आता है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो इक्वेटर पे पड़ता है, ये कंट्री, यहीं की ये बात की जा रही है। तो इसको जो है आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भारत का ये 235। हमें लग रहा है इन चारों को मिला करके 200, क्योंकि जनसंख्या ही भारत की जो है 150 करोड़ है, तो 235 मिलियन कौन सा ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है। इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बनाया जा रहा है, नया कुछ संशोधन किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, एक इसमें संशोधन है। बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी अधिनियम 1970 और 80 में जो है ये डिफरेंस, इन सबको जो है संशोधित किया जा रहा है। आपको ये चारों दे करके पूछ सकता है कि हाल ही में जो बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम था, इनमें से किस में चेंज किया जा रहा है और चेंज क्यों किया जा रहा है, ये भी आप देख लीजिए कि इन चारों अधिनियम में क्या क्या बातें की गई थी और क्यों चेंज करने की जो है सिफारिश की गई है, क्यों चेंज किया जाता है। तो 1934 अधिनियम के तहत क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना, जिसको हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में इसका जो है स्थापना हुआ था। इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये देखिए 1935 में इसका स्थापना किया गया था इस 34वें अधिनियम के द्वारा। फिर राष्ट्रीयकरण इसको किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ये सेकंड के द्वारा। देख रहे हैं इसको। फिर मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, सबको मालूम है। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे। ये हमारा हो गया फैक्ट। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना। यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955। ये जो एक्ट का आया था, इसी के जो है थ्रू ये हुआ था। मूल नाम क्या था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 जो है ये फाउंडेशन होता है, उसी को जो है परिवर्तित करके एसबीआई जो है कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये जो 1970 है और 1980, इसको ध्यान दीजिएगा। 19 जुलाई 1969 1970 अधिनियम के तहत किया गया था। अब आप कहेंगे सर ये तो 1969 में पहले ही कर दिया गया और एक्ट बना 1970 के बाद। तो एक अध्यादेश ले आया गया था 1969 में, एक अध्यादेश ले आया गया था, ऑर्डिनेंस ले आया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद उस अध्यादेश को एक्ट कर दिया गया। जब सेशन चालू हुआ एक्ट में चेंज कर दिया गया 1970 में। इसी तरह से 15 अप्रैल 1980 को 1980 अधिनियम के तहत कर दिया गया। इसमें भी जो है 1979 में जो है ले आया गया था
ये तो ठीक है, 1980 में ही इसको कर दिया गया था, इसमें कोई ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी। 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये 20 बैंक जो है, ये कई बार पूछा गया है, कितने कितने बैंकों को कब कब किया गया था। अब उसके बाद देखते हैं, आरबीआई द्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किया गया। संरचना क्या है इसका, इसमें कुल 6 सदस्य होंगे, इसमें टोटल कुल 6 सदस्य होंगे। अब आरबीआई कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे, डिप्टी गवर्नर सेकंड हो गए, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक नामित अधिकारी, 3 ये हो गए हमारे, और केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 विशेषज्ञ हो गए, यानी कि 3 ये और 3 जो है गवर्नमेंट के द्वारा नामित हो जाएंगे, यानी टोटल जो है 6 सदस्य हो जाएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है, पीआरबी का उद्देश्य क्या है, ये जो भुगतान प्रणाली, ये भुगतान प्रणाली जो दी है, भुगतान विनियामक बोर्ड, ये पीआरबी का ही नाम है, अलग से कुछ नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि भुगतान विनियामक बोर्ड। ये 6 सदस्य की बात चल रही थी। अब केंद्र सरकार द्वारा 3 जो है इसमें नामित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है पीआरबी का, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का, भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र को विश्व स्तरीय, सुरक्षित और नवाचारी और समन्वित बनाना है। बहुत ही अच्छी बात है कि हम जैसे कहीं जाते हैं, जैसे नेपाल चले गए, तो नेपाल में अगर कोई सामान लेते हैं तो हमें नेपाली मुद्रा देना पड़ता है। हम कहीं फॉरेन चले गए, डॉलर में लोग मांगते हैं, या फिर और कंट्री में चले गए तो अलग अलग कंट्री के जो है अलग अलग मुद्राएं तो वहाँ मांगते। ऐसा क्या हो जाएगा, हम डिजिटल पेमेंट कर देंगे फ़ोनपे से, यूपीआई से, किसी भी पेटीएम से, तो वहाँ जाकर के भारतीय रुपये में कर दिए, बहुत ईजी हो जाएगा। अभी सिंगापुर के साथ जो है, और इधर में आपके जो है मलेशिया के साथ, ये कई कंट्री, यूएई के साथ, सब में जो है फ़ोनपे का व्यवस्था की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। 7-8 जो है कंट्री इसी तरह से हैं। ये बड़ा अच्छा हो जाएगा जो है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ से जो भी लोग जाते हैं फॉरेन, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक बार मोबाइल निकालिए, उसमें फ़ोनपे खोलिए, धड़ाक से जो है पेमेंट कर दीजिए। ये रहा, पीआरबी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सऊदी अरब में कफाला प्रणाली। कफाला प्रणाली पर होता क्या, इसको समझ। ये कफाला प्रणाली होता क्या है, ये एक स्पॉन्सरशिप व्यवस्था थी। स्पॉन्सरशिप व्यवस्था जैसे वीज़ा, निवास, नौकरी या देश छोड़ना, नौकरी की पूरी कानूनी जिम्मेदारी एक स्थानीय प्रायोजक के हाथ में होती थी, जिसे कफील कहा जाता था। ये कहने का मतलब ये है कि ये एक एजेंट होता था। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति गया सऊदी अरब, तो वह किसी एजेंट के माध्यम से जाता था, और वो उस एजेंट की ही सारी जिम्मेदारी होती थी, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो वीज़ा रखता था, वो निवास स्थान दिलाता था, वो नौकरी दिलाता था, कब देश छोड़ना है उसके द्वारा होता था। नौकरी की पूरी कानूनी जितनी जिम्मेदारी होती है उसी के हाथ में रहता था। यानी कि यहाँ से जाने के बाद लोग सऊदी अरब बंध जाते थे, अपने मनमाफिक कोई काम नहीं कर पाते थे। तो इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया, यानी जो है भारत की तरह इंडिपेंडेंट अब रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी इनिशिएट है। इससे पहले भी जो है यूएई हो गया या बहरीन हो गया, ये सब कंट्रियां जो है कंप्लीट ख़त्म कर दी थी। तो ये सऊदी अरब बचा हुआ था, तो ये भी जो है इस तरह का इनिशिएट किया है, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज है आज का, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। ये जो 2025 और 26 का बजट आया था, उसी में ये दिया हुआ था। इसको जो है शुरुआत किया गया है 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य इसका क्या है, देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का शीघ्र और प्रभावी रूप से रूपांतरण करना था। अब ये 112 जो हैं, ये कौन से जो है ज़िले हैं, तो एक योजना चली थी 2018 में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसी में 112 जो है जिलों को चिन्हित किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम याद रखिएगा 2018 में चली थी। इन्हीं स्टेट को जो है अच्छे रूप से डेवलप करने की बात की गई है। योजना वर्ष क्या है, 2025 और 26 से 6 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 26 से 32, 31-32 के आसपास ये चलेगा योजना। इसमें प्रतिवर्ष वार्षिक खर्च कितना है, 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक
ये खर्च किया जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य इसका क्या था। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में चलाया गया था। 112 जो डिस्ट्रिक्ट थे, पहले 115 थी, कंफ्यूज मत रहिएगा, पहले 115 थे, 3 कम होकर के 112 के लिए। 112 फिक्स है, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 115 हो सकता है, नहीं 112 ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम में, तो उसी को डेवलप करने की ये बात की गई है। वही है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। सब्सक्राइब करके जो है लाइक शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही इस पर परिश्रम किया जाता है, बहुत ही जो है मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।